YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके फूड साइंटिस्ट चैनल का हिस्सा बने और इसके बराबर में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। कोफ्ते को अगर कैटेगराइज करें तो ये मीट बॉल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। पूरी दुनिया में मीट बॉल्स की बेशुमार रेसिपीज देखने को मिलती हैं, मगर ज़्यादातर मीट बॉल की रेसिपीज आपको एशिया और यूरोप में ही नज़र आएंगी। अल्जीरिया से लेकर स्वीडन तक और चाइना से लेकर इंडिया तक इन दो बड़े सकाफती बड़े आज़मों में कोफ्ते या मीट बॉल्स बहुत मकबूल हैं। मीट बॉल की इंतहाई पुरानी रेसिपीज दुनिया में देखने को मिलती हैं। चाइना में चिंग डायनेस्टी के दौर में मीट बॉल की रेसिपी बनाई गई, जिसे 4 जॉय मीट बॉल्स कहते हैं। इसी तरह एक इंतहाई कदीम रोमन कुक बुक जिसका नाम एपिक्यूस है, इसमें भी मीट बॉल्स की रेसिपी देखने को मिलती है। इसी तरह इब्ने सय्यार अल वराक की अरबिक कुक बुक जिसका नाम किताब अल तबीख है, इसमें भी कोफ्ते की रेसिपी मौजूद है। चाइना में गोश्त के अलावा मछली और झींगों के भी कोफ्ते बनते हैं। इसी तरह इंडिया में सब्जियों के वेजिटेरियन कोफ्ते बनते हैं, जिनमें पनीर कोफ्ता बहुत मकबूल है। पाकिस्तान में नरगिसी कोफ्ते की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। इसकी बड़ी वजह नरगिसी कोफ्तों के जायके से ज़्यादा इनकी शक्ल है। मुझे बज़ातिर खुद नरगिसी कोफ्ते से ज़्यादा कश्मीरी कोफ्ते पसंद हैं, जिन्हें गोश्ताबा कहते हैं। मेरी नज़र में ये नरगिसी कोफ्तों से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रेसिपी है। आज हम ना नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं और ना ही गोश्ताबा, बल्कि सादा पाकिस्तानी स्टाइल कोफ्ता करी बना रहे हैं। सब कॉन्टिनेंट में कोफ्ते अरबी ताजरों ने मुतारिफ करवाए, मगर कोफ्ते जिस तरह यहाँ बनाए जाते हैं वो अरबिक कुजीन से बहुत मुख्तलिफ हैं। घर पर बनने वाले कोफ्ते या तो बहुत सख्त हो जाते हैं या फिर इतने नरम बनते हैं कि पकने पर टूट जाते हैं। कोफ्ते के टूटने की एक बड़ी वजह कीमे में मौजूद पट्टे या सिल्वर स्किन होती है, जो पकने के दौरान बड़ी शिद्दत से सिकुड़ती है और कोफ्तों को तोड़ देती है। सीख कबाब का सीख पर से पकते हुए गिर जाना और कोफ्तों का पकते हुए टूट जाने की एक बड़ी वजह यही पट्टे होते हैं, तो कोशिश करें कि पट्टों से पाक गोश्त इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर प्याज कोफ्तों में ज़्यादा शामिल कर दी जाए तब भी कोफ्ते टूट जाते हैं। अगर प्याज शामिल ना करें तो कोफ्ते बहुत सख्त बनते हैं, इसलिए प्याज का बिल्कुल सही तनासब इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ हमने 750 ग्राम कीमा लिया है। यह बिल्कुल नॉर्मल कीमा है, इसमें पट्टे मौजूद हैं। यहाँ इस तरह का कीमा इस्तेमाल करने की वजह आपको ये दिखाना है कि अगर इस रेसिपी को सही तरह फॉलो करें तो इस तरह के कीमे से भी बहुत अच्छे कोफ्ते तैयार किए जाते हैं। वैसे मैं तरजीह दूंगा कि आप बिल्कुल साफ़ कीमा इस्तेमाल करें, ना तो इसमें चिकनाई होनी चाहिए और ना ही पट्टे। इस कीमे में हम 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। अब आप इसमें 2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च शामिल करें। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करें और आखिर में इसमें भुना हुआ बेसन शामिल करें। आपने कीमे में मौजूद नमी के हिसाब से इसमें बेसन शामिल करना है। अगर कीमा ज़्यादा गीला है तो 2 टेबलस्पून, और अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का खुश्क कीमा है तो बस 1 टेबलस्पून ही काफ़ी है। बेसन कीमे से निकलने वाला पानी अपने अंदर सोख लेगा और जितना पानी छोड़ने की वजह से कीमा सुखड़ेगा, उतना ही ये बेसन पानी पीकर फूल जाएगा। यूं ना तो आपके कोफ्ते टूटेंगे और जूसी रहेंगे, क्योंकि कीमे से निकलने वाला पानी इस कीमे में मिले हुए बेसन ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। आपने सूखे तवे पर बेसन को हल्की आंच पर तब तक भूनना है जब तक इसका रंग गहरा ना हो जाए और इसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे, बिल्कुल वैसी खुशबू जैसे भुने हुए चनों से आती है। अब आपने इन तमाम मसाला जात को मिलाकर इस कीमे को चॉपर में बहुत अच्छी तरह पीस लेना है। इस कीमे को आपने बिल्कुल फाइन पेस्ट जितना पीसना है कि इसमें किसी किस्म का कोई रेशा ना हो। अगर कीमा पेस्ट जैसा ना हुआ तो कोफ्ते अच्छे नहीं तैयार होंगे। ये कीमा हाथ में अगर आप लें तो बिल्कुल खुश्क महसूस होना चाहिए और ये बिल्कुल आपके हाथ को गीला ना करे। अब आपने इसमें 2 अदद दरमियानी प्याज, 1 गड्डी हरा धनिया और 8 से 10 हरी मिर्च को चॉप करके इस्तेमाल करना है और फिर इस फाइन पेस्ट जैसे कीमे में प्याज और हरा मसाला शामिल कर देना है। ये बिल्कुल खुश्क कीमा है जो इन हरे मसालों और प्याज से मिलने के बाद दोबारा हल्का सा नम हो जाएगा। अब आपने इस कीमे को 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है। यूं कीमे को रेस्ट देने से कीमा एक अमल से गुजरता है और कीमा एक जान हो जाता है। रेस्टिंग के दौरान प्याज और हरा मसाला जो पानी छोड़ेगा वो ये खुश्क कीमा एब्जॉर्ब कर लेगा। ये अमल ऑस्मोसिस कहलाता है और इसमें कुछ वक्त लगता है।
इसलिए कम से कम आधा घंटा इस कीमे को रेस्ट दें और फिर इसके कोफ्ते बनाएं। ग्रेवी बनाने के लिए एक बर्तन में 150 ml कुकिंग ऑयल गरम कर लें। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें 1.5 कप प्याज का पेस्ट शामिल करें। इस प्याज के पेस्ट में मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। इस पेस्ट को आपने भूनकर इसका कच्चापन ख़त्म कर देना है और जैसे ही ये प्याज अपना रंग तब्दील करना शुरू करे तो इसमें सूखे मसाले शामिल करना शुरू कर दें, जिसमें आधा टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया और 1 टीस्पून नमक शामिल है। मसाला शामिल करने के बाद इसको दरमियानी आंच पर भून लें। अभी तो इसमें काफ़ी पानी है और ये मसाला इस पानी में ही तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इसमें थोड़ा पानी शामिल किया जा सकता है। आपने इसको 15 से 20 मिनट भूनना है, जिसके बाद मसाले पर रोगन नज़र आना शुरू हो जाएगा तो समझ जाएं कि मसाला तैयार है। अब इसमें जो हमने कोफ्ते बनाए थे इन्हें शामिल कर दें। आपने इसको 2 से 3 मिनट इसी मसाले में ढक कर पका लेना है। शुरू के 2 मिनट आपने इन कोफ्तों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर इनको पलट लेना है और इसमें आधा कप दही शामिल कर देना है। कोफ्ते बनाते हुए जो गलती मैंने अक्सर लोगों को करते हुए देखा है वो इन कोफ्तों को ओवर कुक करने का है। इन कोफ्तों का कीमा बहुत बारीक पिसा हुआ है, चुनाचे इन कोफ्तों का कुक टाइम बहुत कम है और ये बस 10 मिनट में पक जाते हैं। आपने तेज़ आंच पर इन कोफ्तों को 8 मिनट पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और सालन पर रोगन नज़र आना शुरू हो जाए। कोफ्ते ज़्यादा पक गए तो सख्त हो जाएंगे। आखिर में इसमें आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है और बस 1 मिनट के लिए दम देना है। ये ना तो ज़्यादा सख्त हैं और ना ही ज़्यादा नरम। ये सीख कबाब से ज़्यादा सख्त होते हैं मगर इतने सख्त नहीं होते कि आराम से ना टूटे। कोफ्ते ओवर कुक होने से सख्त हो जाते हैं, इसीलिए आम तौर से आप इन्हें जब दोबारा गर्म करेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे, इसीलिए इन्हें ताज़ा ताज़ा ही नोश फरमाएं। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।